तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी लाइनिंग, एनसीईआरटी डिकोड करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। इस सीरीज़ में आपको जो एनसीईआरटी है उसकी एक एक लाइन को अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फूड क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका उनमें से एक है हमारा फूड। तो फूड क्या है, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर, देखो जो मेजर कंपोनेंट जो हम लोग फूड ले रहे हैं, जो हम लोग राइस खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, उसमें जो मेजर कंपोनेंट क्या है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पहला एनसीईआरटी क्या कह रही है कि कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। यानी कि जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो विटामिन्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, देखो फूड प्रोवाइड एनर्जी, देखो जैसे जैसे इसमें मार्क कर रहा हूँ ना मैं, वैसे अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, देखो फूड क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड में क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और फूड से जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है हमको, फूड क्या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और फूड से जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है वो हमको मदद कर रहा है ग्रोथ में और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू जैसे कि कोई कट लग जाता है तो उसको रिपेयर भी तो करना होता है, हमारी बॉडी को रिपेयरमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल है फूड का वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। द वाटर वी टेक, जो भी हम लोग वाटर पी रहे हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। देखो वाटर किस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पहला हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा क्या है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। यानी कि जो हम लोग वाटर ले रहे हैं, वाटर जो पी रहे हैं, तो वो दो तरीके से हमारी बॉडी में काम कर रहा है। पहला हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है बॉडी का उसको इंक्रीज़ कर रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा डिहाइड्रेशन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से पानी दो काम कर रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, देखो बायो यानी कि ऑर्गेनिक होंगे, बायो से जुड़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़े हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो यानी कि बड़े बड़े, और मॉलिक्यूल जो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े जो भी ये मॉलिक्यूल्स टाइप के हैं इन फूड, जो भी फूड में है मैक्रो मॉलिक्यूल कैन नॉट बी यूटिलाइज इन अवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि हम लोगों ने रोटी खाई, ठीक है। अब जब हम लोगों ने रोटी खाई तो वो अंदर जाके टूटा होगा, उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, ठीक। अब ये जब टूटा होगा तो ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये कैसा है, ये है हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है ये है हमारा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी कि एक ये बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, अब इसको फर्दर तोड़ा जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग खा रहे हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। दे हैव टू बी ब्रोकन, इनको तोड़ा जाना चाहिए, इनको तोड़ा जाएगा। दे हैव टू बी ब्रोकन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस। यानी कि ये कैसा है, ये जो भी जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको फर्दर तोड़ा जाएगा। एक ये बड़ा हिस्सा है, इसको और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाएगा और उसके बाद इसको जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, जब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म।
इस फॉर्म में आके अब ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल सब्सटेंस में ये ब्रोकन डाउन होंगे और डाइजेशन इनका किया जाएगा और ये एब्जॉर्ब होंगे, ठीक। दिस प्रोसेस, अब देखो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होगी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ये जो कन्वर्जन है बड़े मॉलिक्यूल का छोटे छोटे टुकड़ों में सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, कॉम्प्लेक्स से सिंपल एब्जॉर्बेबल, यानी कि जो एब्जॉर्ब कर लिया जाए उस वाली फॉर्म में, ठीक है। तो इस जो कन्वर्जन है इसे ही हम लोग कहते हैं डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ऐसे टुकड़े जो कि अब आगे जाके ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, एक एब्जॉर्ब होने की फॉर्म में ये आ चुके हैं, ठीक। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन एंड इज़ कैरीड आउट। अब देखो ये तो हमको पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ना है, तो हम लोग इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, ठीक। अब ये पता चल गया कैरीड आउट। अब ये होगा कैसे, यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रही है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ने की, ये प्रोसेस कैसे होगी? बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम बनाया गया हमारी बॉडी में जो कि इस प्रोसेस को काम करेगा। जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा और एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। ये जो डाइजेशन परफॉर्म होगा ये एक सिस्टम के द्वारा होगा जिसे हम लोग कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। बाय, जो कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हो रहा है बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल यानी कि जिस पे फिजिकली वर्क किया जाए, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को तोड़ना है तो ये कैसा हो गया, मैकेनिकल। जैसे कि हम लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी का टुकड़ा जब हमारे मुंह में जा रहा है और जब हम उसको चबाएंगे, च्युइंग करेंगे, तो उस पर क्या मैकेनिकल काम हो रहा है, एक क्रशिंग हो रही है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मैकेनिकल। और फिर वही टुकड़ा जब हमारे स्टमच में जाएगा और इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे क्या होंगे, कुछ केमिकल वहाँ पे रिलीज़ होंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डाइजेशन परफॉर्म करेगा दो तरीके से, पहला मैकेनिकल तरीके से परफॉर्म करेगा और दूसरा बायोकेमिकल तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसका फिगर दिया हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। अब देखो जो एंजाइम होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो जो ये बायोकेमिकल की जो हम लोगों ने बात की, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो भी एंजाइम फूड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, हाइड्रोलेजेस। क्लास हाइड्रोलेजेस से हम लोग ये बिलोंग करते हैं। हाइड्रोलेजेस यानी कि देखो हाइड्रो का मतलब वाटर और लेसेस का मतलब सॉल्युबल, ठीक। ये ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि पानी में घुल जाएंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, तो ये इस क्लास से बिलोंग करते हैं, हाइड्रोलेजेस से, जो भी एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कैसा है, एंडोडर्म। यानी कि जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके जो भी पार्ट हैं, जो भी इसके पार्ट हैं वो सब कहाँ से बन रहे हैं, एंडोडर्म से। एंडोडर्म इसका ओरिजिन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब देखो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ग्लैंड। यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ है दो तरीके से। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि उसके दो पार्ट हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक। अब पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सेसरी डक्ट हैं, ऐसी ग्लैंड जो कि ऐसी ग्लैंड जो डाइजेशन में जो है परफॉर्म कराएंगी, एक डाइजेशन में मदद करेंगी, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। जो भी इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी कैनाल। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग। देखो सबसे ज़्यादा देखो एलिमेंट्री कैनाल बिगिन हो रही एंटीरियर ओपनिंग। अब देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये एंटीरियर पोस्टीरियर में, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखो ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, है ना, ए फॉर एंटीरियर, ए फॉर आगे, और पी फॉर पोस्टीरियर और पी फॉर पीछे। ठीक, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे, जो उसकी आगे वाली ओपनिंग है उसे कहते हैं माउथ। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जो कि आगे का हिस्सा है, जहाँ से वो ओपन हो रही, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसे हम लोग कहेंगे माउथ। ठीक, एंड इट ओपन आउट, और बाहर की ओर खुल रही है पोस्टीरियरली, यानी कि पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ से, थ्रू द एनस, यानी कि आगे वाले हिस्से को क्या कहा हम लोगों ने, माउथ कहा, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसे हम लोगों ने कहा एनस। द माउथ लीड टू द बकल कैविटी। अब जो हमारा माउथ है, माउथ हमारा जाएगा, देखो माउथ आया, माउथ के बाद आएगा हमारा बकल कैविटी। ठीक है, तो पहले आया था हमारा माउथ, उसके बाद आ रहा है बकल कैविटी। ठीक है, और ओरल कैविटी, और इसी को ही हम लोग कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, द ओरल कैविटी हैज़, देखो ओरल कैविटी में अब क्या क्या होगा, माउथ है, माउथ के बाद क्या है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में क्या है, नंबर ऑफ टीथ। पहला क्या है इसमें, टीथ हैं, दूसरा क्या है, मस्कुलर टंग। दो ही चीज़ हैं इसमें, जो ओरल कैविटी है इसमें हैं दो चीज़ें, पहला है हमारा टीथ हैं इसमें प्रेजेंट, और दूसरा क्या है इसमें, मस्कुलर टंग। एनसीईआरटी क्या कह रही है, मस्कुलर टंग, यानी कि टंग कैसी है हमारी, जो भी जीभ है वो कैसी है हमारी, मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर यानी कि मसल से मिलके बनी हुई, ऐसा ऑर्गन जो कि मसल से डिराइव हुआ, मसल से बना है, उसे हम लोग कहेंगे मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि टंग कैसी है, मस्कुलर। ठीक, ईच टूथ, एक जब पर्टिकुलर टीथ की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर दांत की जब हम लोग बात करते हैं तो उसे बोलते हैं टूथ, इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब देखो क्या, ये है हमारा टीथ, और ये हमारा एम्बेडेड है एक सॉकेट में जो कि है जॉ बोन की। ये हमारी जॉ बोन, और इसमें एक सॉकेट बना हुआ है, एक धंसने की जगह बनी हुई है, एक खोखला टाइप का हिस्सा बना हुआ है जिसमें कि ये घुसा हुआ है। और इस टाइप का जो डेंटिशन होता है और इस टाइप की जो बनावट है उसे हम लोग कहेंगे थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी कि धंसा हुआ। ठीक है, इस टाइप के डेंटिशन को हम लोग क्या कहेंगे, थीकोडोंट। ठीक है, मेजॉरिटी, देखो डोंट का मतलब होता है क्या, डोंट का मतलब होता है ये सॉरी डेंटिशन, और थीकोडोंट यानी कि किसी में धंसा हुआ, ये जो सॉकेट में ये धंसा हुआ है, सॉकेट में जब इसमें ये सॉकेट में है तब उसे हम लोग कहेंगे थीकोडोंट। ऐसा डेंटिशन जो कि सॉकेट में है तो उसे हम लोग कहेंगे थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स इनटू टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। देखो जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं, यानी कि जो भी मैमल्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि दो बार जो हमारे टीथ होते हैं वो दो बार आते हैं। जैसा कि हमको पता है कि जो टीथ पहले आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, और उसके बाद जब वो टूट जाते हैं तब आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। यानी कि लाइफ टाइम में केवल दो ही बार टीथ आएंगे। पहले वाले आते हैं हमारे मिल्क टीथ, दूसरे वाले आते हैं हमारे परमानेंट टीथ। ठीक है, और जब इस टाइप का डेंटिशन होता है, मैमल्स इंक्लूड द ह्यूमन बीइंग सेट ऑफ टू टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, अ सेट ऑफ टेम्परेरी बोल दो या फिर मिल्क टीथ, और डेसिडुअस टीथ। मिल्क टीथ को क्या कहते हैं, डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। रिप्लेस, जो कि रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि ये जब टूट जाएंगे उसके बाद इन्हीं की इसी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ये थे वहीं पे उगेंगे हमारे परमानेंट टीथ एंड और एडल्ट टीथ। ठीक, दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाईफायोडोंट। डाई, देखो डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो बार, फायो का मतलब लाइफ में, और डोंट का मतलब
डेंटिशन, यानी कि ऐसा डेंटिशन जो लाइफ में 2 बार हो रहा है। 2 बार जब डेंटिशन होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग, जब ऐसा हमारा हमको डेंटिशन देखने को मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं डायफायोडोंट। एंड अब देखो क्या होता है कि जो एडल्ट है, जो कि 18 साल से 18 साल से ऊपर, उसे हम लोग एडल्ट मानते हैं ना, उसमें कितने होते हैं? 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अब धीरे धीरे ग्रो होते तो किसी में पहले आ जाते हैं, किसी में बाद में आते हैं, ठीक है, लेकिन 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है कि अब ये कैसे, अब ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे, जो भी माउथ में जितने भी टीथ हैं वो इन्हीं 4 टाइप के टीथ हैं, यानी कि 4 टाइप के टीथ हैं, यानी कि सब अलग अलग टाइप के हैं, तो इसे हम लोगों ने बोल दिया हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब अलग अलग, ऐसे टाइप का डेंटिशन जिसमें कि बहुत सारे प्रकार के जो हैं टीथ के जो टाइप हैं वो प्रेजेंट हैं, इसे हम लोग कहेंगे हेटेरो, मतलब अलग अलग भिन्न प्रकार के, और डोंट का मतलब होता है टीथ, तो अलग अलग टाइप के प्रेजेंट हैं, इसे इसीलिए हम लोगों ने बोला हेटेरोडोंट, ठीक। डेंटिशन नेमली, तो इनका नाम क्या क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो अब देखो याद करने का ट्रिक क्या है, इनके नाम देखो, जो भी टाइप के डेंटिशन है इनके नाम है हमारे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो नाम सीक्वेंस वाइज याद करना है, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है वही हमारा डेंटिशन फार्मूला में काम आएगा। अब देखो डेंटिशन फार्मूला क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन इसको देखो, इसको रिप्रेजेंट, इंसीजर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है आई से, और वैसे ही कैनाइन को सी से। तो इसको एक याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है, देखो लिखो ICPM मोदी, ठीक है। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर, ठीक है। ऐसे आपको देखो सीक्वेंस वाइज याद करना, तो यही ट्रिक है, सिंपल आपको याद हो जाएगा, ठीक। ICPM मोदी, मैंने देखा PM मोदी को, ठीक। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ। ईच हाफ का मतलब देखो, अब ईच हाफ में बताना है, यानी कि देखो ये हमारा माउथ है, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा, और ये मान लो कि ये हमारा नीचे वाला हिस्सा, इसमें लगे हुए हैं हमारे टीथ, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जो ईच हाफ का मतलब क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 हिस्से में, ठीक। अब देखो क्या है, जो जिस टाइप के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसी टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो यानी कि अगर हम लोग एक साइड का पता लगा ले तो दूसरे साइड का अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो नीचे वाली जॉ है उसमें क्या है, नीचे वाला जो सॉकेट है इसके, इसमें जो इधर आधे आधे टीथ हैं उसी टाइप से सेम उसी सीक्वेंस में इधर भी होंगे। तो अगर एक साइड वाला अगर हम लोग पता लगा ले तो पूरे जो 32 के 32 जो टीथ हैं उनके बारे में हमको पता चल जाएगा कौन कहाँ पे अरेंज है, ठीक है। तो उसी वही एनसीईआरटी करी कि अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ। ईच मतलब ये हमारा ऊपर वाला हाफ हो गया, ये हमारा नीचे वाला हाफ हो गया, ठीक। अब ईच हाफ का मतलब, अब ऊपर वाले का अगर आधा ले रहे हैं तो इतना लेंगे, और अगर नीचे वाले का ले रहे हैं तो उसका भी हाफ लेंगे। तो वही एनसीईआरटी करी कि ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर भी दे दिया है वही ICPMM इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंटल फार्मूला। अब देखो क्या है, जो अब इसमें कई सारे प्रकार के टीथ लगे होंगे, अब ये किस तरीके से लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। और इसी को हम लोग जब रिप्रेजेंट कर देते हैं एक फार्मूले के रूप में तो उसे ही हम लोग कहते हैं डेंटिशन फार्मूला, ठीक है। अब देखो क्या, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिख लो कि इंसीजर है ये, और ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, और यहाँ पे ये मोलर है, ठीक। अब देखो ह्यूमन के केस में क्या है, ये जो लाइन दिख रही है ना, अब ये जो फॉर्मूले में जी ये जो लाइन है ना, ये लाइन है हमारी, ये पिंक वाली लाइन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये है हमारा अपर हाफ जॉ का फार्मूला, और ये हमारा लोअर हाफ जॉ का फार्मूला, ठीक। ऊपर कितने कितने दांत हैं, किस तरीके से अरेंज हैं, और नीचे वाले जॉ में जो कितने दांत हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आधे आधे का आधे आधे देखो, आधे का पता चल जाएगा तो पूरे का पता चल जाएगा, ठीक। तो ह्यूमन के केस में क्या है, जो इंसीजर हैं वो 2 हैं, जो आगे वाले इंसीजर हैं वो 2 हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है हमको टीथ के बारे में भी पूरा डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें समझेंगे हम लोग, ठीक। देखो इंसीजर कितने हैं, 2,
और कैनाइन कितने हैं 1 और प्री मोलर होंगे 2 और मोलर होंगे 3। तो सिंपल याद रखो कि 2123 यानी कि 2123 अपॉन 2123 ये क्या है, ये एडल्ट ह्यूमन के डेंटिशन का फॉर्मूला होता है। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है दो तरीके से। और अब अगर पूछ लेगा कि 17 साल का जो एक बच्चा है जो कि 17 साल का है उसका जो डेंटिशन का फॉर्मूला कैसा है, वो उसमें क्या पूछेंगे, जैसे कहेंगे अब इसका फॉर्मूला होगा, इसमें इंसीजर तो होंगे 2 और कैनाइन भी होंगे 2 और प्री मोलर होंगे 2 और जो हमारा मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं 2, 3 की बजाय क्या होगा 2, यानी कि जो 17 साल का बच्चा है उसमें क्या होंगे एक मोलर यानी कि टोटल 4 मोलर अभी डेवलप नहीं हुए हैं। 4 कैसे, देखो एक यहाँ का एक यहाँ का और ये हाफ जो है इंटू 2 कर देंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि एडल्ट में जो कि 17 साल का बच्चा है उसमें क्या है कि 4 तरीके से 4 मोलर जो हैं गायब हैं, यानी कि इसका डेंटिशन फार्मूला 2122 रहेगा। ठीक, उसी तरीके से पूछ लेगा हमको कि जो 2 साल का बच्चा है 2 साल का बच्चा है 2 ईयर का है, तो उसमें क्या होगा फार्मूला 2102, यानी कि जो ये जो इंसीजर और कैनाइन सब में डेवलप होंगे। और बच्चे में क्या होता है प्री मोलर्स नहीं आते, जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्री मोलर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो मोलर्स होते हैं वो जो मोलर्स होते हैं वो होंगे हमारे 2 नंबर में, यानी कि उनका जो डेंटिशन होगा वो 2 नंबर में होंगे। ठीक है, 3 की बजाय 2 होंगे। ठीक, अब ये 2 फॉर्मूला है, ये तो जनरल नॉलेज के लिए था लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ, यानी कि जो सरफेस जो कि फूड पे काम करती है, जो उसको चबाने का काम करती है, जो कि क्रशिंग का काम करती है, वो बनी होती है इनेमल। अब इनेमल क्या है, इनेमल हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब उसके टुकड़े टुकड़े करना, उसको तोड़ना। ठीक है, द टंग, देखो इनेमल किस में काम कर रहा है हमारा मैस्टिकेशन में। ठीक, द टंग इज़ फ्रीली मूवेबल। टंग कैसी है हमारी, टंग का पहला काम क्या है, पहला फंक्शन क्या है, फ्रीली मूवेबल है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में फ्री है मूव करने के लिए। मस्कुलर ऑर्गन, दूसरा क्या बता रहा है कि मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल से जुड़ी हुई, सॉरी मसल से बनी हुई है, मस्कुलर एक ऑर्गन है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। अब मसल ये जो टंग है ये कैसे नीचे, अब देखो अगर आप शीशे में देखेंगे तो नीचे एक लगता होगा, दिखेगा आपको कि मेम्ब्रेन टाइप में एक पतली पन्नी के टाइप में जो एक मेम्ब्रेन है उसे हम लोग कहेंगे, उसका जो फ्लोर है, फ्लोर से जुड़ी हुई है उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, अब नीचे किससे जुड़ी हुई है, फ्रेनुलम से। ठीक, द अपर सरफेस ऑफ द टंग, अब टंग का जो अपर सरफेस है उस पर क्या होंगी, स्मॉल प्रोजेक्शन होंगी जिसे हम लोग पैपिला कहेंगे, और सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। अब पैपिला कुछ नहीं है कि हमारे जीभ में जो ऊपर की जो सरफेस है उस पर उसको खुरदुरा बनाने के लिए जो पैपिला प्रेजेंट होती हैं, इसके कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो पैपिला प्रेजेंट है हमारी जीभ को रफ बनाने के लिए, इसमें जो कुछ होंगी जिनके ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होगी जो कि स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, द ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फेरिंग्स। अब जो ओरल कैविटी, अब ये तो बात थी ओरल कैविटी में, तो ओरल कैविटी में हम लोगों ने क्या देखा कि तीत है, यहाँ पे किस तरीके से तीत डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन कौन से तीत होंगे। और तो उसके बाद हम लोगों ने बात की टंग के बारे में, तो ओरल कैविटी में तीत और टंग 2 ही लिए जाएंगे, 2 ही होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओरल कैविटी की। अब जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्टर फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स क्या, फेरिंग्स वो हिस्सा है जो पिछला वाला हिस्सा पीछे साइड में होता है, फूड पाइप के जो पिछले साइड में होता है। ठीक है, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, अब ये क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये है हमारा माउथ। ठीक, ये माउथ है। ठीक, और ये है हमारी ओरल कैविटी।
ये माउथ हो गया, ये हमारी ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी से जब हम लोग अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक हिस्सा मिलेगा, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कहेंगे फेरिंग्स। और फेरिंग्स में क्या होता है कि यहाँ से फूड भी आता है, और यहाँ से क्या, नोज से जब हम लोग एयर लेते हैं तो एयर भी आती है। तो ये ऐसा हिस्सा है, और ये एक मेम्ब्रेन होती है जिसे जो कि डिवाइड कर रही है कि जो नोज़ है यानी कि जो एयर का पैसेज है और जो फूड का पैसेज है उसको ये डिवाइड कर रही है। तो जो फेरिंग्स है यहाँ पे जो ओपनिंग दोनों की खुल रही है ना, देखो एयर की भी ओपनिंग है और फूड के भी ओपनिंग है, इसीलिए इसको कहा गया कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अगर एग्जाम में देख जाए कि कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर की बात कर रहा है यानी कि फेरिंग्स की बात कर रहा है। देखो कॉमन क्या, कॉमन है, दोनों आ जा सकते हैं, फूड भी और एयर भी, ठीक। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, ईसोफेगस और ट्रैकिया क्या होती है, विंड पाइप, ठीक है। और ईसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। यहाँ से जहाँ से जो जाएगा फूड जाएगा, और देखो ये है हमारा फूड पाइप और ये है हमारा ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होती है, आगे की साइड होती है, और फूड पाइप क्या होता है, पीछे की साइड होता है, ठीक। आप लोग जब गर्दन में हाथ लगाते हैं ना तो उसमें आपको जो स्ट्रक्चर आपको जो फील होता है वो होता है हमारा ट्रैकिया में, ठीक है। और फूड पाइप कैसी होती है, पीछे होती है, ठीक। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया क्या, विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स में खुल रहे हैं, ठीक है। A cartilaginous flap called the epiglottis prevent the entry of food into the glottis। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ओपनिंग क्या है कि अब देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फूड भी आ रहा है और यहाँ पे फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि जब यहाँ से फूड आएगा तो ये क्या करता है, यहाँ से फूड आएगा तो ये अपना जो विंड पाइप है, फूड यहाँ पे एंट्री ना कर जाए। अब देखो यहाँ पे अगर एंट्री कर जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और डेथ भी हो सकती है, ठीक। तो इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, यहाँ बंद हो जाता है। और नॉर्मल जब होता है, जब हम लोग कुछ खाते पीते नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ये ओपन रहता है, ठीक। और जब फूड आता है तब ये बंद हो जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस, ठीक है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग सैलोइंग। एपिग्लॉटिस क्या प्रिवेंट कर रहा है, फूड की एंट्री ग्लॉटिस में यानी कि जो ट्रैकिया है उसमें फूड ना जा पाए, उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक। और ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ये प्रेजेंट है, ठीक। ड्यूरिंग सैलोइंग का मतलब खाना निगलना, सलोइंग का मतलब क्या होता है, निगलना, ठीक है। द ईसोफेगस इज अ थिन, अब देखो ईसोफेगस के फूड पाइप के बारे में बात हो रही है। ईसोफेगस कैसा है, बहुत ही थिन है। पहला फंक्शन क्या बता रही है एनसीईआरटी, ईसोफेगस कैसा है, बहुत ही थिन है। दूसरा क्या है, लॉन्ग ट्यूब। पहला थिन है, दूसरा लॉन्ग ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली, कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है। पासिंग थ्रू द नेक से होते हुए, गले से होते हुए नीचे जाएगा थोरैक्स में, और थोरैक्स एंड डायफ्रागम, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में डायफ्रागम के बारे में, ठीक है। तो डायफ्रागम एंड लीडेड टू अ जे शेप बैग विच इज कॉल्ड एज स्टमच, जिसे हम लोग स्टमच कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप जो नीचे जाते जाते ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे होता है हमारा डायफ्रागम, उसको भेदते हुए, उसमें छेद करते हुए ये जा रहा है, कैसा, नीचे जा रहा है हमारा स्टमच में ओपन हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा फूड पाइप है वो किससे बना हुआ, देखो फूड पाइप की जो 1/3 पार्ट है यानी कि 1/3 जो इसका हिस्सा है वो बना हुआ है स्केलेटल मसल से, उसमें होंगी स्केलेटल मसल, ठीक है। और उसके नीचे जो 2/3 जो बच गया हिस्सा, जो 1/3 के नीचे वाला हिस्सा है, 2/3 हिस्सा, वो कैसा है हमारा, स्मूथ मसल से बना हुआ है, ठीक है। अब ये था हमारा ईसोफेगस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्टमच के बारे में। तो
अभी तो काफ़ी हो गया, तो अभी इस वीडियो को क्या करते हैं, इस वीडियो का अगला पार्ट हम लोग लाएंगे जहाँ पे हम लोग स्टमच के बारे में, इसका स्टमच के बारे में जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें एक पार्ट रह गया था कि इनेमल के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी था। देखो इनेमल क्या होता है, जो हमारे दांत बने हुए वो इनेमल से बने हुए हैं, उनकी जो ऊपर वाली कवरिंग है जो हमको वाइट वाइट दिखता है ना, ये कैसा, ये क्या है, ये इनेमल है। इनेमल क्या होता है, ये इस बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट अगर हम लोग बोलेंगे, बॉडी में सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ जो है वो है हमारी इनेमल। और ये कैसा होता है, नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग नहीं है, इसमें जो सेल्स हैं वो मरे हुए हैं, ठीक है, डेथ हैं। और ये कैसा होता है, 95% कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। जो इनेमल होता है हमारा टूथ के ऊपर, जैसे मान लो कि ये टूथ है, तो इसमें यहाँ इतना हिस्सा तो नीचे रहता है, ये वाला पार्ट है ना, और ये वाला पार्ट जो ऊपर रहता है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं इनेमल। ठीक है, अब ये कैसा है, हार्ड है, नॉन लिविंग है, और 95% कैसा किससे बना हुआ है, कैल्शियम सॉल्ट से। ठीक, अब देखो अगर हम लोग हार्ड सब्सटेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है क्या, इनेमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। उसके बाद बात करें तो आता है हमारा डेंटाइन, और उसके बाद आता है बोन, यानी कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल डेंटाइन, सॉरी इनेमल, और उसके बाद आता है हमारा डेंटाइन, और उसके बाद बोन। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग बात करेंगे, जिसका जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे स्टमच के बारे में, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो भी यहाँ पे हाईलाइट हम लोगों ने किए हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें जो एनसीईआरटी दे रही है, कि जैसे कि हमने यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिखा है ना, तो यहाँ पे आप लोग अगर एनसीईआरटी में अपने लाइन बाय लाइन करते जाएंगे तो आपको जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, बाकी जो भी वीडियोस हैं वो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जो शॉर्ट्स वाला हमारा चैनल है वो अलग है, उस पर आप लोग इससे जो रिलेटेड PYQs हैं उनको शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा।